स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में जितना हमने किया था। एक बार पहले फटाफट ब्रीफ अप करेंगे लास्ट क्लास का काम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग किसी भी बॉडी की करने के क्या तरीके होते हैं, कैसे चार्ज बॉडी पे आता है। पहले तो चार्ज होता क्या है, दो तरह का चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब बॉडी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जितना ज्यादा एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन्स का उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। ये बात ध्यान है आप सबको? हाँ सारा बता रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल होगी इसका मतलब उसमें जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान है आप सबको। पॉइंट नंबर 2, ये तो एक पॉइंट हो गया जो हमने बात की। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को या तो इजेक्ट आउट करवाना पड़ेगा या बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे, या तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन देना या बाहर निकालने के लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़े उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सर्फेस। मेटल सर्फेस से बाहर निकलने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। ध्यान है ये बात। नाउ वर्क फंक्शन देने के लिए, वर्क फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर हम हीट देते हैं तो उस एमिशन को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अगर हम लाइट के थ्रू करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ज्यादातर अभी यही काम आएंगे, तो इन दोनों की ही बात करेंगे। सो पहला वे ऑफ चार्जिंग कौन सा पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक का कम वर्क फंक्शन है, एक का ज्यादा वर्क फंक्शन है। जिसका कम वर्क फंक्शन है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एक का ज्यादा वर्क फंक्शन है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, उसका वर्क फंक्शन है 5 जूल्स, दूसरी बॉडी है उसका वर्क फंक्शन है 20 जूल्स। आपने दोनों को टच किया, दोनों को रब किया। जब रब करोगे ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब हीट प्रोड्यूस होगी यानी दोनों बॉडीज के पास क्या होगा, हीट एनर्जी आएगी। हीट एनर्जी आएगी तो कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, पहले जिसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो 5 जूल वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 20 जूल वाला गेन कर लेगा। तो 5 जूल वाला क्या बन गया, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। 20 जूल वाला एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। ये बात सबको याद है, इसको हम बोलते हैं। और ये इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना फर्स्ट के पास पॉजिटिव आया सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरे के पास आएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन एज अ प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होती हैं, जब भी दो बॉडीज पीछे निकल जाए बेटा, जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होती हैं, आप उनको कांटेक्ट में लाते हो तो वो शेयर करती हैं अपने चार्जेस को इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए, पोटेंशियल। दोनों का क्या बराबर हो जाए, वोल्टेज। अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो सेम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज। तो अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आप उन दोनों को टच करते हो तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का चार्ज क्या हो जाए, इक्वल। तो एक बॉडी के पास अगर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है, दूसरी बॉडी के पास अगर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, जब आप टच करोगे शेयरिंग होगी तो पहले के पास कितना आएगा, Q1 प्लस Q2/2, दूसरे के पास कितना आएगा, Q1 प्लस Q2/2। सो अगर एक बॉडी पे चार्ज है Q, दूसरी है न्यूट्रल, आप टच करोगे तो दोनों के पास कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2। तो न्यूट्रल बॉडी आपकी चार्ज हो गई। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में किया था लास्ट। ठीक, अब आज वाले कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। टाइम पे आकर बेटा, आज वाले कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है पहला, इसका नाम है, निकल जाए बेटा, आज का जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। ये प्रोसेस है इंडक्शन। लिखना नहीं, इसको समझना ध्यान से, क्योंकि इस पे बहुत कुछ बेस्ड है। इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है सपोज। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे। तो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज होंगे, राइट। नाउ अगर मैं एक
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास ले आऊं, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को मैं इसके पास ले आऊं। पॉजिटिव क्या करता है? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड क्या करेगा? इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, यहां नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहां से खींचा, पीछे क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पीछे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इन चार्जेस को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये चार्जेस कहलाते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये प्रोसेस कहलाती है इंडक्शन। अब ऑब्वियसली ये क्या होगा? टेम्पररी इफेक्ट। आप इसको रिमूव करो, ये वापस से कॉपी कर लेंगे एक दूसरे से, वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? ये बात समझ में आती है? तो क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट साथ साथ आप लिखिए। व्हेन, पहले स्टेटमेंट लिखिए, डायग्राम साथ में बना लेना बाद में। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी is brought under the influence of a charged body, when a neutral body is brought under the influence of a charged body, then charges are produced on the two faces of the neutral body. Charges are produced on the two faces of the neutral body. क्या यहां तक बात समझ में आती है? वो बता रहा हूं, पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा ना, इसीलिए। प्रोड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडी, द क्लोजर फेस will become oppositely charged and the farther face becomes similarly charged. जो पास वाला फेस है उसमें ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो फार्दर फेस है उसमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां मैंने प्लस का एग्जांपल लिया। अब सपोज करो मेरे पास यही बॉडी है, अब मैं यहां पे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड की जगह नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आऊं। एबोनाइट रॉड जनरली नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये माइनस क्या करेगा? प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस। तो क्लोजर फेस हमेशा क्या होगा? ऑपोजिटली चार्ज। फार्दर फेस क्या होगा? सिमिलरली चार्ज। इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। दीज चार्जेस आर कॉल्ड induced charges, and the process is called induction. क्या यहां तक बात समझ में आती है? सबको क्लियर है? मैंने क्या बोला? एक ग्लास रॉड है या कोई एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, आप न्यूट्रल बॉडी को उस चार्ज बॉडी के इंफ्लुएंस में लाओगे, न्यूट्रल बॉडी के दोनों फेसेस पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, वो चार्ज क्या करेगा? इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल ये इन प्रोड्यूस्ड चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडक्शन। अब मैं बीच में एक वर्ड बोलते बोलते रुक गया क्योंकि वो मैंने बताया नहीं है, अब बता रहा हूं, ध्यान दो। ये जो प्लस है ये माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है? रिपेल। आप मुझे बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या रिपल्जन ज्यादा होगी? अट्रैक्शन, क्योंकि ये क्लोजर है कि नहीं है?
आगे मैथमेटिकली भी पढ़ोगे कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स हो जाएगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स हो जाएगी। सो ये अट्रैक्शन विल बी मोर एज कंपेयर टू रिपल्जन। मतलब एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ये एक चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, बट रिपेल कभी नहीं कर सकती। समझ में आया? चार्ज बॉडी चार्ज को तो रिपेल कर सकती है, ऑपोजिटली चार्ज होनी चाहिए। चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे अट्रैक्ट कर सकती है? इस प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस? इंडक्शन प्रोसेस। क्या ये समझ में आती है बात? सो इससे हम क्या पता करते हैं? प्लीज सामने देखना, अब लिखना नहीं। अब कुछ मैं कंसेप्चुअल्स वगैरह की बात करूंगा, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? Therefore, लिखना नहीं, प्लीज समझना, एक एक पॉइंट को समझना। Therefore, we can say that a charged body can attract an uncharged body a charged body can attract an uncharged body by the process of induction। ये पहला पॉइंटर समझ में आता है? ये बात समझ में आती है? एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब अगर ये दो बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों पक्का पक्का चार्ज है? हो भी सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक चार्ज हो एक न्यूट्रल हो। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों चार्ज है? 100% दोनों चार्ज होगी, 100% दोनों चार्ज होगी। सो चार्ज बॉडी 100 नहीं 99.99, अभी वो 0.01 वाला केस भी बताता हूं। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है, बट एक चार्ज बॉडी सिर्फ एक चार्ज बॉडी को ही क्या कर पाएगी? रिपेल करेगी। तो इसीलिए हम इससे एक स्टेटमेंट और बनाते हैं। मैंने क्या बोला? अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी बट it cannot repel it। therefore, अब स्टेटमेंट ध्यान से, repulsion is the sure test for electrification। मतलब कि बॉडीज चार्ज्ड हैं, ये आप श्योरली तभी बोल सकते हो अगर वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को रिपेल। अगर वो अट्रैक्ट कर रही हैं तो हो सकता है चार्ज्ड हो सकता है ना भी हो, बट रिपल्जन अगर हो रही है तो 101% दोनों बॉडीज क्या हैं? चार्ज्ड। ठीक है? अच्छा, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन कह लो या एक केस बोल लो, पर रिपल्जन वाला तो हमेशा होल्ड करेगा, ट्रू होगा हमेशा। ये पेपर में भी बोर्ड में आया हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। उसमें आप क्या डिफाइन करोगे? उसमें आप इंडक्शन एक्सप्लेन करोगे और फिर यही वाली स्टेटमेंट लिखोगे कि चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन बट इट कैन नॉट रिपेल इट। सो फॉर अ चार्ज बॉडी टू रिपेल अनदर चार्ज, इफ अ बॉडी इज रिपेलिंग अनदर बॉडी, इट मींस बोथ द बॉडीज आर श्योरली चार्ज्ड। ठीक है? एक एक्सेप्शन है, ये अभी भी होल्ड करेगा, बट एक डिफरेंट सी बात है। दो चार्ज्ड बॉडीज हैं, चार्ज्ड हैं दोनों, कायदे से दोनों रिपेल करनी चाहिए अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं। बट एक ऐसा केस हो सकता है जब वो दोनों सिमिलर चार्ज होने के बावजूद अट्रैक्ट करें, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ऐसा भी हो सकता नहीं, कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ ये आपस में ही दोनों है। एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट करें, गेज है दोनों, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा कोई केस, कोई कुछ सोच सकते हो? कोई एक एग्जांपल सोच सकते हो? ठीक है, कभी भी चलता है, अब याद रहेगा ना ये। हाँ,
तो कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो? कोई एक एग्जाम्पल सोच सकते हो? वैसे अबे इसके बोल रहा हूं। हाँ, तुम अपने दोस्तों में सोचने लग गए कौन सा वाला है दिलरुबा, वो नहीं सोचता। अभी सिंपल बात, क्या एक चार्ज बॉडी एक दूसरी सिमिलर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? और हाँ, अट्रैक्ट कर सकती है। बताओ, कोई एग्जाम्पल सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। पेपर में सोचने को आएगा। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री ना है कि सब करा कराया आ जाए। यहां कुछ भी नया आ जाता है तो सोचना पड़ता है। एक चार्ज, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज attract each other under any circumstance? क्या कोई भी ऐसा केस हो सकता है जहां, बोल बेटा। मैंने बोला चार्ज है बेटा, दो सिमिलर चार्ज बोल रहा हूं, न्यूट्रल क्यों कंसिडर करेगा? नहीं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। तू तो पार्टिकल पे घुस गया। चलो एक एग्जाम्पल में सामने लिखता हूं, तुम बताना। एक बॉडी है, उसमें खूब सारा चार्ज है, हेविली चार्ज, बहुत सारा भर भर के चार्ज है इस बॉडी पे। और एक दूसरी बॉडी है, भुक्की नंगी, एक चार्ज छोटा सा, थुचुक सा। अब क्या होगा? जब इन दोनों को पास में लाऊंगा तो होगा क्या? ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सॉरी, रिपेल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बट इस बॉडी की वजह से इस पे इंडक्शन इफेक्ट्स आएगा कि नहीं आएंगे? इसके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक्सेस में पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है अंदर। बट अगर इसको पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसके सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे खूब सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहां पे उससे 1 इंच ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बट ये इतना पास आ चुका है और इतना सारा चार्ज है कि ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब नॉर्मल रिपल्जन से ज्यादा अगर इंडक्शन की अट्रैक्शन हो जाए तो ऐसा हो सकता है। नॉर्मल रिपल्जन मतलब एक के पास चार्ज, दूसरे के पास चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। वो रिपल्जन फोर्स है। बट अब इंडक्टिव इफेक्ट भी आ गया। मैंने इसके साथ इतना सारा चार्ज रखा इस बॉडी पे कि इसने इंड्यूस चार्जेस इतने सारे बना दिए कि इनका आपस में क्या हो गया? अट्रैक्शन शुरू। तो अब अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो दिस इज ओनली पॉसिबल if one body is heavily charged and the other is lightly charged. Then attraction due to induction becomes more prominent than Coulomb repulsion. कूलम्ब रिपल्जन का मतलब एक बॉडी पे चार्ज Q1, दूसरे पे Q2, नॉर्मल जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कूलम्ब रिपल्जन बोलते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये एग्जांपल क्लियर हुआ? अच्छा, हमने तो अब अभी तक मैंने आपको चार्जिंग नहीं सिखाई, अभी तक मैंने आपको इंडक्शन बताया क्या होता है। अब इंडक्शन से चार्ज कैसे ला सकते हो? चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे कर सकते हो? चार्जिंग बाय इंडक्शन, एग्जाम्पल 1, पहला तरीका। आपके पास ये एक बॉडी है, ग्लास रॉड लेकर आए, यहां नेगेटिव इंड्यूस हुआ और यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। यही था इंडक्शन। अब मैंने क्या किया?
मैंने फार्दर फेस को, दूर वाले फेस को ग्राउंडिंग कर दी। कनेक्ट फार्दर फेस ऑफ बॉडी टू ग्राउंड, धरती माता से जोड़ दो। माइनस 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 प्लस 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 प्लस, इसको कर दिया ग्राउंड से। ग्राउंडिंग करती क्या है? जो भी चार्ज होता है वो ग्राउंड अपने आप खा जाता है। ग्राउंडिंग पढ़ा है ना आपने? क्यों ऐसा? क्यों? भूखा है? नहीं। कंडक्शन, कंडक्शन में क्या पढ़ा? when two bodies at different voltages are brought in contact, then sharing of charges will take place in such a manner that after sharing their voltages become equal. Ground is at 0 volt. तो जो भी बॉडी का वोल्टेज होगा ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, उस बॉडी की वोल्टेज को वो क्या कर देगा? 0, न्यूट्रलाइज। अब ये नेगेटिव को नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव ने पकड़ के रखा है उसको। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बिल्कुल 0 होगी तो न्यूट्रलाइज नहीं होगी। ले रहा है, कोई बात नहीं, उसकी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैं अगर मैं उसे पॉजिटिव दे रहा हूं तो कोई और पॉजिटिव ले रहा होगा। अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। बाकी पोटेंशियल की डिटेल बाद में। अभी हम अर्थिंग, घर में अर्थवायर क्यों होती है? इसीलिए होती है, कहीं चार्ज स्पार्क हो, कुछ हो, सारा ग्राउंड में चला जाए चार्ज। वो चार्ज का यही तो काम है। सो इसको ग्राउंडिंग करने का मतलब, जो भी ये चार्ज है ये सारा यहां पे आ गया, इसने पकड़ के रखा है इस नेगेटिव को। अगर मैं अभी इसको हटा देता हूं तो ये नेगेटिव भी ग्राउंड में चला जाएगा, है ना? अब वही बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। इसने पकड़ के रखा है इस नेगेटिव को, तो वो नेगेटिव ग्राउंड में नहीं जा रहा। अगर ये हट जाए तो नेगेटिव भी ग्राउंड में चला जाएगा। क्वेश्चन अराइजेस, बॉडी तो भुक्की नंगी हो गई, उसका पहले पॉजिटिव भी चला गया, नेगेटिव भी चला गया, है ना? गड़बड़ हो गई बॉडी के साथ बेचारी, है ना? ऐसे बार बार ले, थोड़ा रॉड लाया, पॉजिटिव गया तेरा, चल ले गया, नेगेटिव भी गया तेरा, फिर लाया और पॉजिटिव दे, फिर नेगेटिव दे। ऐसा थोड़ी ना होता है। पॉजिटिव मूव नहीं करता, पॉजिटिव कभी नहीं मूव करेगा, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव का हमेशा वर्चुअल मूवमेंट होता है। 10th में भी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव तो मूव ही नहीं करता है, एक्चुअल डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर मैं बोल रहा हूं ऊपर से पॉजिटिव नीचे गया तो नहीं गया, नीचे से नेगेटिव ऊपर आया। मैंने अर्थ से चार्ज निकाला तो किसी ने दिया होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है? अर्थ के पास, अर्थ इज अ बिग रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। जितना मर्जी दे दो, जितना मर्जी ले लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव कभी नहीं मूव करता, उसकी वर्चुअल मूवमेंट होती है हमेशा। वर्चुअल मतलब हमें लग रहा है कि वो मूव कर रहा है पर वो कर नहीं रहा। मतलब मैंने बोला लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव जा रहा है, नहीं जा रहा, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव आ रहा होगा। जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक्सप्रेस करना मुश्किल है कि नेगेटिव नीचे से ऊपर आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो हम ये बोल देते हैं कि पॉजिटिव मूव कर रहा है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक, अब देखो, आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट में करंट को क्यों बोलते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है? एक्चुअल तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो क्यों बोलते हो? क्योंकि रेफरेंस हमेशा हम किसका ले रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज का। हर चीज को रेफर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में। इसीलिए तो अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज नीचे गया, पॉजिटिव नीचे नहीं गया, नेगेटिव ऊपर आया। अब जब मैं इसको हटा लूंगा तो वही नेगेटिव जो ऊपर आया होता वो वापस से ग्राउंड में चला जाएगा। बॉडी वहीं की वहीं रही, उसने कोई कुछ नहीं लूज किया, कुछ नहीं गेन किया, जो था वही था। ठीक है? अब अगर मैं अब इस बॉडी को रिमूव ना करके, अगर इस बॉडी को रिमूव ना करके पहले अर्थ के पर काट दूं, डिस्कनेक्ट अर्थिंग, तो सिचुएशन कैसा रहेगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यही रहेगा ना? अब इस पॉजिटिव को हटा दो, आपके पास बॉडी नेगेटिवली चार्ज मिल गई आपको। विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन आपने न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ठीक है? समझ में आई? ये एक एग्जांपल हो गया। हाँ, वो बॉडी के पास आ गए, एक्सेस चार्ज आ गया बॉडी के पास। ठीक है? अब एक और एग्जांपल, चलो अर्थ को हटा देते हैं, अर्थ अच्छी नहीं लग रही तुम्हें,
ये दो बॉडीज हैं, इन कांटेक्ट रखा दोनों को, और एक चार्ज्ड बॉडी को यहां पे पॉजिटिव को ले आए ग्लास रॉड। क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों बॉडीज में फ्री फ्लो हो सकता है चार्ज का, यहां सारा नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ, यहां पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ। एक्चुअल में इधर भी पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ होगा और इधर भी नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसा ही हुआ। अब क्या किया, चुपचाप जब वो नहीं देख रही थी बॉडी, हल्का सा गैप कर दिया, इंक्रीज द गैप स्लाइटली, बीच में एयर आ गई। अब इस बॉडी को रिमूव कर लो। जब इस बॉडी को रिमूव करूंगा तो ये नेगेटिव वापस उससे मिलने की कोशिश करेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलने की कोशिश करेगा। बट क्या वो मिल पाएंगे? नहीं, अब उनका मिलन नहीं हो सकता क्योंकि बीच में आ गई हवा की दीवार। एयर क्या होती है? इंसुलेटर। एयर मिलने नहीं देगी। अब दोनों को अलग अलग कर दो, एक बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड और एक बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ में आई बात? सो ये दो केस से आप, दो एग्जांपल से आप चार्जिंग कर सकते हो किसी बॉडी की इंडक्शन की हेल्प से। ये आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं अभी मैं सारी, क्योंकि अभी मैं आइडेंटिकल की, क्योंकि चार्जेस इक्वल। हाँ, अगर ये नॉन आइडेंटिकल होंगी तो वोल्टेजेस इक्वल आएंगी, वो आगे डिटेल में आएगा। अभी हम सब आइडेंटिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। बेटा देख देख, दोनों अभी कॉन्टैक्ट में, दोनों के पास, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में। तो आपके पास बेसिकली ये एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेगी। दिस फेस विल बिकम नेगेटिव, दिस फेस विल बिकम पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, गैप इंक्रीज कर दिया और फिर उस बॉडी को रिमूव कर लिया। दोनों बॉडीज मेरे को चार्ज मिल गई। ठीक है, समझ में आई बात? इंडक्शन क्लियर है क्या होता है? बेटा अगर मैं गैप इंक्रीज नहीं करता, अगर मैं दोनों के बीच में गैप नहीं लाता, तो क्या हो जाता? तो इसको हटाते वापस वो न्यूट्रलाइज हो जाता। तो बीच में एयर आ गई। एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है। अब वो मूव नहीं करने देगी चार्जेस को, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली एयर भी कई बार मूव करने देती है। शिट यार, बिजली गिरती है। बिजली गिरना इज नॉट लड़की का गिरना जिसका नाम बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होता है? वो भी यही केस होता है। चार्ज डेवलप हुआ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, कंडक्टर, जो आपका इंसुलेटर है वो भी कंडक्टर बन सकता है। ये अगली क्लास का टॉपिक है, आऊंगा उस पर भी स्टेप बाय स्टेप। सी, दीज आर द फंडामेंटल्स जो आपको पक्के करने जरूरी है। हम सीधा कूलम्स लॉ पे पहुंच सकते थे पर नहीं पहुंचेंगे, हमें 4 क्लास लगेंगी, उसको हम नहीं बचा सकते। बट कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने जरूरी है। इंडक्शन समझ में आ गया? एक बार रिकैप करता हूं, फिर आप लिख लेना पहले, फिर आगे चलेंगे। क्या बोला मैंने? आज हमारा मेनली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड काम ज्यादा है। इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है? एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास आई, तो न्यूट्रल बॉडी के दोनों फेस पे चार्ज इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया। इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्जेस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडक्शन। अब इस बॉडी को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये बॉडी क्या हो जाएंगे? ये दोनों वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। अब इसको परमानेंट करने का वो तरीका लास्ट में मैंने आपको समझाया क्या होता है। ठीक, अब अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को, ये मैंने बोला एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया, तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्लोजर है और सिमिलर चार्ज फार्दर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है पॉइंट नंबर 1? नाउ ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? पक्का? रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन सबको क्लियर है कि चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, एक चार्ज बॉडी चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकती है। बट अगर दो अट्रैक्ट कर रही है तो मुझे नहीं पता कि वो न्यूट्रल है कि नहीं है। बट अगर वो रिपेल कर रही है तो 101% वो दोनों क्या होंगी? चार्ज होंगी। 100% वो दोनों चार्ज होंगी। रिपल्जन और किसी केस में नहीं हो सकता। रिपल्जन सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों बॉडी सिमिलर चार्ज हो, अदरवाइज रिपल्जन नहीं हो सकता। बट दो बॉडी सिमिलर चार्ज होते होते भी अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, जो कि मैंने इस एग्जांपल में बताया। वो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल केस हो गया आपकी तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? प्लीज यहां तक लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir.
ठीक है, प्लीज लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट, इसको अप्लाई करते हैं, ये इंडक्शन प्रोसेस को एक कॉन्सेप्चुअल में अप्लाई करके देखते हैं। सपोज कीजिए, मैंने बोला क्वेश्चन लिखिए एक साथ साथ, 5 identical balls are either charged or neutral। 5 बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं 5, या तो वो चार्ज्ड हो सकती हैं या वो न्यूट्रल हो सकती हैं, या तो वो चार्ज्ड हो सकती हैं या न्यूट्रल हो सकती हैं। इफ repulsion is shown by following pairs, 2 and 3, 4 and 5। 2 और 3 आपस में रिपेल करते हैं, 4 और 5 आपस में रिपेल करते हैं, एंड अट्रैक्शन is shown by following pairs, 1 and 2, 1 and 4, 2 and 5। Find sign of charge on each ball if ball 5 is positive। ये सिचुएशन दी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको चार्जेस निकालने हो, सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो? ऐसी बॉडी ऐसे बॉडीज जो कि रिपेल कर रही हैं, सबसे पहले आप उनको पकड़ोगे। चाहे आपको अट्रैक्शन वाली पहले दी हो, चाहे रिपल्जन वाली पहले दी हो, बट फर्स्टली check for the bodies which repel। क्यों? Because they will be surely charged। क्योंकि वो रिपेल हो रही हैं तो वो पक्का 101% चार्ज्ड होंगी। Isn't it? मतलब 2, 3, 4 और 5 101% चार्ज्ड है। यानी जो फर्स्ट है वो चार्ज्ड भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता, अब देखते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। मेरे पास है बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5। ये वाली बॉल श्योरली चार्ज्ड है, ये श्योरली चार्ज्ड है, ये श्योरली चार्ज्ड है, ये श्योरली चार्ज्ड है। मतलब ये जो रेड से मैंने लिखा, ये श्योरली चार्ज्ड है। आपको किसका चार्ज दिया हुआ है? 5 का दिया है पॉजिटिव। रिपल्जन पकड़ो, 5 और 4 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो 5 पॉजिटिव है तो 4 भी क्या हुआ? पॉजिटिव। अच्छा जी, 2 और 3 कर रहे हैं रिपेल। अब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव, बट मुझे नहीं पता क्या है। ये तो पक्का है कि ये चार्ज्ड है, पर मुझे नहीं पता ये क्या है। तो अब देखो, 2 और 5 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। 5 पॉजिटिव है, ये श्योरली चार्ज्ड है, तो 2 क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड। 2 और 3 क्या हो गए? नेगेटिव दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। ये सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई। अब 1 पे आ जाओ। अब 1 जो है वो 2 को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। मतलब इस हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। अब 1 जो है वो 4 को भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। मतलब ये नेगेटिव भी होना चाहिए, मतलब ये क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि ये पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? उससे वो सब केस नहीं, वो एक स्पेशल केस है, जब गिवन होगा वो होगा। यहां मैंने आइडेंटिकल बॉडीज बोल दी ना। समझ में आई बात सबको बेटे?
पक्का? तो फर्स्ट थिंग आपको क्या सोचनी है कि बॉडीज कौन कौन सी रिपेल कर रही हैं, उनको देखना है, उसके बाद आप बाकी चीजों पे आओगे। गॉट इट? श्योर? ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। लिखने का टाइम दूंगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। बेटा कर रहा है, उसने क्वेश्चन में बोला है 1 और 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 नेगेटिव है तो इस हिसाब से 1 पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला 1 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बोला है कि पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना। ठीक है, अच्छा इस पे बेस्ड और भी कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं। और कौन से कॉन्सेप्चुअल? जितना अभी तक हमने पढ़ा, 3 प्रोसेस पढ़ी है ना, तीनों पे क्या क्या कॉन्सेप्चुअल्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जो व्हीकल्स होते हैं जिनमें इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, पेट्रोल टैंकर्स जैसे, उनमें एक चेन हैंग करी होती है उन्होंने। नोटिस करा है? नहीं करा? डीटीसी बस देखिए, डीटीसी बस देखिए, बस के पीछे कभी गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, देखो तो एक चेन लटकी होती है नीचे। स्कूल बसेस में तो होती है, ऐसे चेन लटकी होती है पीछे की तरफ, और ये ट्राइंगल से एक पत्ती सी लटकी होती है। कभी भी किसी बस के पीछे देख लेना, बस की बैक साइड पे पीछे नीचे से आप पीछे खड़े हो गए बस के तो आपको नजर आएगी। तो जब बस आगे जाती है, कहीं बम्प आया तो वो टच होता रहता है बार बार ग्राउंड से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अगर उस व्हीकल में जिसमें स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, आप कहोगे सर बस में कौन सा है? कोई नहीं, बस में जनरली बच्चे ट्रैवल करते हैं स्कूल बसेस में, तो उसमें रिस्क नहीं लेने का अपने को, उसमें पेट्रोल तो होता ही है, इन्फ्लेमेबल तो है ही। और डीटीसी बसेस में क्यों होता है भाई? पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्यों आग लगे? अब आग क्यों लग सकती है? ट्रैवल कर रही है कोई चीज, ड्राई एयर है, उस ड्राई एयर की वजह से उसकी बॉडी में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उस फ्रिक्शन से चार्ज हो सकता है। अगर हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, बूम। ठीक है, इसीलिए चेन लटका के रखते हैं ताकि जो भी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो वो सीधा सीधा कहां चला जाए? ग्राउंड में, कंडक्शन हो जाए उसकी ग्राउंड में। समझ में आई बात? अच्छा, और एग्जांपल इसका, एरोप्लेन, वो तो बड़ी तेज चलता है ना, वो अगर चेन लटका के चलने लगा भाई, लोगों को काटता हुआ जाएगा लोगों को, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया एरोप्लेन के साथ। तो एरोप्लेन में क्या करते हैं? एरोप्लेन में भी इस चीज से बचने का कारण है, वो एरोप्लेन के जो एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं उनमें कार्बन फाइबर ऐड कर देते हैं। वो वैसे तो रबर है, रबर इंसुलेटर होता है, बट उसमें कार्बन ऐड करके उसको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है ताकि जैसे ही वो लैंड हो, जितना भी उस पर चार्ज डेवलप हो, वो सारा पांडे चढ़ जाए, ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तीनों प्रोसेस लगेंगी। बलून देखा? फुग्गा, गुब्बारा, वो पानी वाला नहीं, होली वाला नहीं, नॉर्मल, वो हैप्पी बर्थडे वाला। एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा है, जोर से रब करो, चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन, चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन। अब एक एल्मिरा है जिसका कि लोहे की अलमारी सोच लो, क्योंकि कंडक्टर हम बात करनी है, एक प्योर लोहे की जिसमें पेंट वगैरह भी ठीक ठाक हो, कंडक्टिंग वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल है, सपोज ये कंडक्टिंग वॉल है। इस गुब्बारे को रब किया मैंने, चार्ज हो गया, ये कंडक्टर के पास लेकर आता हूं। जब इस कंडक्टर के पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा? इंडक्शन। ये कंडक्टर में क्या होगा? इस पे ये चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के पास लाऊंगा तो क्या होगा? इंड्यूस चार्जेस। क्या हुई प्रोसेस? इंडक्शन। अब दोनों को मैंने टच कर दिया, इंडक्शन से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही टच करूंगा तो क्या होगा? दोनों में शेयरिंग हो जाएगी चार्ज की, क्या हो जाएगा? कंडक्शन। कंडक्शन होगा तो दोनों में सिमिलर चार्ज आ जाएगा, बलून नीचे गिर जाएगा। आप कहोगे सर घर में तो चिपक जाता है, घर में चिपकता है, वो इंसुलेटर थोड़े, वो इंसुलेटर होता है, वो दीवार पे चिपकता है, दीवार कंडक्टर नहीं है, वो इंडक्शन में उसमें पोलराइजेशन होता है, वो अगली क्लास में आएगा। आज आपने इंडक्शन पढ़ा है, यही सिमिलर इफेक्ट उसमें भी होता है, इंसुलेटर्स में भी, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, वो अगली क्लास का टॉपिक है, नहीं अगली से अगली क्लास का टॉपिक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक मुश्किल तो नहीं लगा? पक्का? ये बलून वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? अच्छा जी, एक चौथा वे ऑफ चार्जिंग,
Fourth way of charging is charging by electromagnetic waves. चार वेज हो गए, यही चार वेज हैं चार्जिंग के। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? आपका वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या लिया था? विजिबल लाइट, when light of suitable frequency falls on the metal surface, electrons get ejected out of the metal surface. Electrons get ejected out of the metal surface. ठीक है, यही होता है। अब वो तो क्या है? विजिबल लाइट है। अगर क्यों होता है? क्योंकि विजिबल लाइट के पास कुछ एनर्जी है, वो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके बाहर आता है। अब उसी विजिबल लाइट की जगह में एक्सरेज यूज कर लो, एक्सरेज की तो और भी ज्यादा होती है एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इजेक्ट आउट करेगा कि नहीं करेगा? इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये विच इज नथिंग बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब लाइट वर्ड नहीं यूज करोगे, व्हेन EM waves, electromagnetic waves, कौन बोला? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होती है, जो कि चैप्टर नंबर 7 में आएगा। When electromagnetic waves of high frequency falls on metal surface, electrons get ejected out of the surface. Making surface positively charged. सो एक मेटल सरफेस है, उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल कर रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा मेटल सरफेस से। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय, बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चार तरीके थे चार्जिंग के। पहला कौन सा बोला? पहला कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और चौथा चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बेस बनते हैं। और ये जितने आज मैंने एग्जांपल बोले ना, एयरक्राफ्ट वाला और ये इनफ्लेमेबल मटेरियल वाला, ये सब कॉन्सेप्चुअल्स में है एग्जांपल्स। सो डोंट वरी, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, सब है। बलून वाला, ये सब एग्जांपल्स आपके कॉन्सेप्चुअल्स में है। जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके कॉन्सेप्चुअल्स पे पहुंचेंगे तो सारे डिस्कस करेंगे दोबारा से। यहां तक समझ में आता है सबको? हाँ बेटा, इजेक्ट कैसे होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे इजेक्ट होता है? एनर्जी आती है, तो वही यहां पे हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर उसकी बात करूं, पार्टिकल नेचर की, पार्टिकल पिक्चर की, तो उसमें फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है। फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वो फोटॉन्स पड़े, फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी एंड इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड आउट ऑफ सरफेस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको चार्जेस ऑफ द बॉडी देखने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं, टेस्टिंग करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। केस स्टडी वगैरह की फॉर्म में पूछा जा सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि जैसे यहां पे हमने क्या किया, मेरे पास ये बॉडी है, मुझे चेक करना है कि ये रॉड चार्ज्ड है कि नहीं। यहां पे एक फिलामेंट है, इधर से एक रॉड निकली, ये दो गोल्ड फॉइल, ये दो गोल्ड की पतली पतली सी वो है, आप कह सकते हो पत्ती है, पतले पतले से फॉइल हैं, गोल्ड फॉइल्स हैं। देयर आर टू गोल्ड फॉइल्स पास पास है, आपस में आराम से बैठे हुए हैं चुपचाप। अब मैं चाहता हूं ये देखना कि ये जो मेरे पास हाथ में रॉड है ये चार्ज है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा? पहला तरीका, मैं इस रॉड को इससे टच कर दूंगा। जब टच करूंगा तो कंडक्शन होगी, ये कंडक्ट होकर चार्ज इन दोनों गोल्ड लीफ्स के पास आ जाएगा। जब दोनों गोल्ड लीफ्स के पास आएगा, सिमिलर चार्ज आएगा, तो ये दोनों क्या कर देंगी? रिपेल कर देंगी कि नहीं कर देंगी? अगर वो रिपेल हो रही है, इसका मतलब इस बॉडी के पास चार्ज था, तभी कंडक्ट होके आया, तभी वो दोनों एक दूसरे से क्या हुई? रिपेल। अगर ज्यादा चार्ज होगा बॉडी के पास तो ज्यादा कंडक्ट होगा, ज्यादा कंडक्ट होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इससे हमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी भी पता लग जाता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा भी हो सकता है, ये तो हो गया ये वाला, एक और केस हो सकता है, अभी मैंने यहां पे टच किया, टच ना किया होता, यही वो ऊपर वाला फिलामेंट है, मैं इसके पास लेकर आया, जब पास लेकर आऊंगा इस बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो यहां पे क्या होंगे, इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस से भी फिर क्या होगा, रिपल्जन होगी कि नहीं होगी। समझ में आई बात। तो इससे आप बॉडी के चार्ज के बारे में पता करते हो कि कोई भी एक बॉडी चार्ज है या नहीं। पोलैरिटी के बारे में कर सकते हो, नहीं कर सकते, सिर्फ चार्ज है वो भी पता कर सकते हो, रिपल्जन से ही पता लगेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रिपल्जन होगी क्योंकि सिमिलर चार्ज आएगा ना दोनों में। हाँ बोलो बेटा, ये सिर्फ टेस्टिंग हो रही है कि चार्ज है कि नहीं, ये रॉड है चार्ज है, बता कैसे पता करेगा। दूसरी बॉडी कुछ नहीं है तेरे पास, सिर्फ ये है, उसको चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। टच करो, शेयरिंग होगी, चार्ज आगे जाएगा, दोनों बॉडीज आपस में रिपेल करेंगी, रिपेल जितना ज्यादा होगी उससे पता लग जाएगा कि बॉडी पे एक्सटेंट ऑफ चार्ज कितना है। इसको बोलते हैं जीएलई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसमें हमने चार्जेस की बेसिक बात की है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में अब आपका मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा, काफी सारा मैथमेटिकल से मेरा मतलब अगली क्लास में जो पहला टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और उसके न्यूमेरिकल्स। कल हम वो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।